सोचिए अगर सोशल मीडिया पर लिखा गया सिर्फ एक नफरत भरा ट्वीट या एक हैशटैग किसी की जान ले सकता। एक ऐसी खौफनाक तकनीक जहां इंटरनेट पर बैठी जनता तय करती है कि आज किसे मरना है, और फिर आसमान से उड़ती हुई कुछ ऐसी चीजें आती हैं जो इंसान को तड़पा तड़पा कर मौत के घाट उतार देती हैं। कहानी की शुरुआत में हम कोर्ट रूम का एक बेहद शांत माहौल देखते हैं, जहां डिटेक्टिव कैरन पार्क जज के सामने बैठी है। कैरन की आंखों में गहरा खौफ के साथ थकावट साफ झलक रही है। वो अदालत में उस केस की गवाही दे रही है जिसने पूरे देश की रूह कपा दी थी। एक ऐसा केस जिसकी शुरुआत तो सिर्फ कुछ गंदे ट्वीट से हुई थी, लेकिन इसका अंजाम इतना भयानक होगा ये किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। कैरन अपनी कहानी शुरू करती है और हमें ले जाती है कुछ हफ्ते पीछे। शहर में जो पावर्स नाम के एक मशहूर पत्रकार हाल ही में सोशल मीडिया पर एक एक्टिविस्ट की खुदकुशी का बहुत ही बेदर्दी से मजाक उड़ाया था, जिसके बाद पूरे इंटरनेट पर लोग उसे भद्दी भद्दी गालियों के साथ जान से मारने की धमकियां दे रहे थे। हालात इतने खराब हो चुके थे कि जब एक शाम जो पावर्स अपने घर पहुंची तो उसे एक गुमनाम कुरियर मिलता है। डिब्बा खोलने पर अंदर एक केक निकला जिस पर बड़े बड़े अक्षरों में बेहद गंदी गाली लिखी हुई थी। उसने अपने पति की चेतावनी को भी नजरअंदाज कर दिया, जिसने कहा था कि इसमें जहर हो सकता है। पर जो पावर्स ने हंसते हुए कहा, केक तो केक होता है, चाहे दोस्त दे या दुश्मन, और वो उस केक को खाकर अपने काम में लग जाती है। लेकिन असली खौफ तो सोशल मीडिया पर तैर रहा था। ट्विटर पर एक नया हैशटैग ट्रेंड करने लगा, #death2। लोग इस हैशटैग के साथ जो पावर्स का नाम जोड़ रहे थे, लेकिन जो पावर्स ने इस नफरत को भी महज एक इंटरनेट ड्रामा समझकर इग्नोर कर दिया। पर उसे क्या पता था कि मौत उसके दरवाजे पर दस्तक दे चुकी है। उसी रात डिटेक्टिव कैरन के फोन की घंटी बजते ही खबर आती है कि जो पावर्स का मर्डर हो गया है। कैरन फौरन क्राइम सीन पर पहुंचती है, जहां उसकी मुलाकात ब्लू कोल्सन नाम की एक नई अफसर से होती है, जो पहले डिजिटल फॉरेंसिक में काम करती थी, लेकिन अब वो कंप्यूटर छोड़कर फील्ड वर्क करना चाहती है। जब कैरन और कोल्सन कमरे के अंदर कदम रखती हैं, तो उस नज़ारे को देखकर उनका दिल दहल जाता है। पूरा कमरा तहस नहस के साथ ही पावर्स की गले कटी हुई लाश पड़ी थी। कैरन को शुरुआत में पति पर ही शक हुआ। वो अस्पताल जाकर उससे सख्त पूछताछ करती है, लेकिन पति जो कहानी बताता है उसे सुनकर कैरन और कोल्सन के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। पति रोते हुए बताता है कि रात को अचानक उसे अपनी पत्नी की दर्दनाक चीखें सुनाई दी। जब वो दौड़कर नीचे आया तो उसने देखा कि जो पावर्स पागलों की तरह कमरे में इधर उधर भागकर अपना सिर दीवार पर पटक रही थी। वो खुद अपने नाखूनों से अपनी खाल को नोच रही थी। पति ने जब उसे रोकने की कोशिश की तो जो ने उसे धक्का दे दिया, जिससे कांच की बोतलें टूट गईं, और फिर जो ने वही टूटा हुआ कांच उठाकर बेदर्दी से अपना ही गला काट लिया। पति की बेतुकी बातें सुनकर कैरन को यकीन नहीं हो रहा था। अब सवाल ये था कि अगर पति सच कह रहा है तो जो पावर्स को खुद की जान लेने के लिए किसने मजबूर किया। जांच के दौरान कैरन और कोल्सन बेकरी वाले तक पहुंचती हैं, जहां से वो केक भेजा गया था। पता चलता है कि कंपनी के लगभग 80 कर्मचारियों ने मिलकर पैसे इकट्ठे किए और ये केक जो पावर्स को भेज दिया। सिर्फ इतना ही नहीं, उन सब ने #death2 जो पावर्स हैशटैग का इस्तेमाल भी किया। पूछताछ में वो महिला साफ कहती है, मैंने अकेले थोड़ी किया है, हजारों लोगों ने उस हैशटैग का इस्तेमाल किया था। अभी ये गुत्थी सुलझी भी नहीं थी कि शहर में एक और सनसनीखेज वारदात हो जाती है। इस बार निशाना बना था टस्क नाम का एक मशहूर रैपर, जिसने एक छोटे बच्चे के डांस का मजाक उड़ाया था। उसके बाद इंटरनेट की जनता उस पर टूट पड़ी। रातों रात #death2 टस्क ट्रेंड करने लगा, और फिर वही हुआ जिसका डर था। टस्क अपने दोस्तों के साथ मजे कर रहा था कि अचानक वो भी पागलों की तरह अपना सिर पर पटकने लगा। उसे फौरन अस्पताल ले जाया जाता है। MRI स्कैन के दौरान एक रोंगटे खड़े कर देने वाला हादसा होता है। अचानक MRI मशीन के ताकतवर मैग्नेट की वजह से टस्क के दिमाग के अंदर फंसी एक लोहे की चीज उसकी आंख को चीरती हुई झटके से बाहर निकल आती है। टस्क की मौके पर ही तड़प तड़प कर मौत हो जाती है। जब उस धातु की जांच की जाती है तो डॉक्टर्स के होश उड़ जाते हैं। दोनों के दिमाग से एक जैसी चीज मिलती है, एक छोटी सी आर्टिफिशियल रोबोटिक मक्खी। डॉक्टर्स बताते हैं कि ये कोई साधारण मक्खी नहीं, बल्कि रोबोटिक मक्खी है, जो इंसान की नाक या कान के रास्ते दिमाग के उस हिस्से में घुस जाती है जो दर्द और इमोशंस को कंट्रोल करता है। वहां पहुंचकर ये इतना दर्द पैदा करती है कि बर्दाश्त ना कर पाने की वजह से इंसान तड़प तड़प कर खुद अपना ही गला काटने या सिर फोड़ने पर मजबूर हो जाता है। कैरन और कोल्सन समझ जाती हैं कि ये कोई इत्तेफाक नहीं, बल्कि एक बेहद खतरनाक और जानबूझकर की गई सीरियल किलिंग है। लेकिन ये रोबोटिक मक्खियां आई कहां से? जांच उन्हें ग्रैन्युलर नाम की एक टेक कंपनी के हेडक्वार्टर ले जाती है, जहां उनकी मुलाकात ADI प्रोजेक्ट के हेड रास्मस सोबर से होती है। रास्मस उन्हें बताता है कि जब कुदरती मधुमक्खियां खत्म होने लगी तब पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने के लिए इन आर्टिफिशियल मक्खियों को बनाया गया। ये मक्खियां बिल्कुल असली मक्खियों की तरह काम करती हैं, खुद फैसले लेती हैं और यहाँ तक कि खुद की संख्या भी बढ़ा सकती हैं। पूरे देश में लाखों ऐसी मक्खियां घूम रही थी। कैरन जब रास्मस से पूछती है क्या इन्हें हैक किया जा सकता है,
तो रैस्मस साफ मना कर देता है कि ये नामुमकिन है। लेकिन कोल्सन के डेटा चेक करने पर उसे जो पावर्स के घर के पास एक ऐसी मक्खी का रिकॉर्ड मिलता है जो अपने आप नीचे गिरी थी, पर उसका कोई सिग्नल सर्वर पर नहीं आया। इसका मतलब साफ था कि ग्रैन्युलर के पूरे सिस्टम को हैक कर लिया गया है। कैरेन समझ गई कि कातिल कोई आम इंसान नहीं बल्कि ग्रैन्युलर कंपनी का एक्स एम्प्लॉय है। वो तुरंत कंपनी से काम करने वाले सभी लोगों की लिस्ट मांग ही रही थी कि तभी पुलिस स्टेशन से खबर आती है कि कातिल ने इंटरनेट पर गेम ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस नाम का एक खौफनाक खेल शुरू किया, जिस पर हर रोज एक नया वीडियो अपलोड होती है और लोगों से कहा जाता है डेथ टू हैशटैग के साथ अपने नापसंद इंसान की फोटो डालो। जिस इंसान को पूरे देश से सबसे ज्यादा वोट मिलेंगे उसे हर रोज 5 बजे के बाद खत्म कर दिया जाएगा और 12 बजे ये खेल दोबारा शुरू हो जाएगा। तभी कैरेन और कोल्सन को आज के सबसे बड़े टारगेट का नाम पता चलता है, जिसे आज सबसे ज्यादा वोट मिले हैं क्लारा नाम की एक साधारण लड़की को, जिसने हाल ही में एक वॉर मेमोरियल पर मजाक में एक पेशाब करने का नाटक करते हुए फोटो खिंचवाकर इंटरनेट पर डालते ही 800 से ज्यादा लोगों ने उसके खिलाफ वोट किया था। कैरेन और कोल्सन बिना एक पल गंवाए क्लारा को बचाने के लिए उसके घर की तरफ दौड़ती हैं और उससे एक सुनसान जगह पर ले जाते हैं। पर जैसे ही वे क्लारा को लेकर वहां पहुंचते हैं तभी रस्मस का फोन आता है और खौफ के साथ चिल्लाते हुए कहता है, तुरंत वहां से भागो। हजारों रोबोटिक मक्खियों का एक विशाल झुंड क्लारा के घर की तरफ बढ़ रहा है। खिड़की से बाहर देखते ही कैरेन गला सूख जाता है। काले बादलों की तरह हजारों भयानक रोबोटिक मक्खियां आसमान से सीधी उनकी तरफ दौड़ रही थीं। आसमान पूरी तरह से काली रोबोटिक मक्खियों से ढका जा चुका था। ऐसा लग रहा था मानो मौत का पूरा लश्कर क्लारा के घर पर टूट पड़ा हो। कैरेन और कोल्सन के पास सोचने तक का वक्त नहीं था। वे क्लारा को घसीटते हुए घर के अंदर भागती हैं और धड़ाधड़ सारे दरवाजे और खिड़कियां बंद कर देती हैं। लेकिन शीशों पर मक्खियों के टकराने की आवाजें इतनी तेज थीं मानो कोई हथौड़े से वार कर रहा हो। कुछ ही सेकंडों में मक्खियां विंडो का शीशा पार कर दरवाजों के दरारों से अंदर घुसना शुरू कर देती हैं। बचने का कोई रास्ता ना देख कैरेन क्लारा को लेकर वॉशरूम में बंद हो जाती है। वे दरवाजे के नीचे बनी गैप में कपड़े ठूंस देती है ताकि एक भी मक्खी अंदर ना आ सके। खौफ से कांप रही कार्ला को कैरेन और कोल्सन दिलासा देने की कोशिश कर ही रही थी कि तभी एक हल्की सी भनभनाहट की आवाज वॉशरूम के अंदर गूंजती है। सबकी नजरें वहां जाती हैं जहां से नन्ही रोबोटिक मक्खी जाल पार करके अंदर घुस चुकी थी। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, वो मक्खी हवा में तेजी से झपट्टा मारती है और सीधी क्लारा की नाक के रास्ते उसके दिमाग में घुस जाती है। इसके बाद के नजरे ने कैरेन और कोल्सन के होश उड़ा दिए। क्लारा पागलों की तरह वहीं तड़पने लगी और उसके मुंह से खून बहने लगता है। कैरेन और कोल्सन बेबस होकर अपनी आंखों के सामने एक जिंदा इंसान को दर्द से तड़प तड़प कर मरते हुए देखती रहीं और इस भयानक हादसे ने कैरेन और कोल्सन को अंदर तक तोड़ दिया। लेकिन सवाल यह था कि ये मक्खियां क्लारा का चेहरा इतने सटीक तरीके से कैसे पहचान पाई। कैरेन ये सवाल लेकर ग्रैन्युलर कंपनी के हेड रैस्मस पर दबाव बनाती है तो एक भयानक सच सामने आता है। रैस्मस कबूल करता है कि सरकार ने इस प्रोजेक्ट में छुपकर फेशियल रिकग्निशन यानी चेहरा पहचानने की तकनीक इंस्टॉल करवाई थी ताकि वे देश के हर नागरिक पर चुपके से नजर रखते हुए उनकी जासूसी कर सके। लेकिन अब वही जासूसी का हथियार देश के सबसे बड़े कातिल के हाथ लग चुका था। क्लारा की मौत के बाद इंटरनेट पर जंगल की आग की तरह यह खबर फैल गई। अब लोगों को समझ आ चुका था कि #death2 सिर्फ एक हैशटैग नहीं बल्कि मौत का बटन है। लोग अब खुलकर अपनी नफरत निकालने लगते हैं और अगले ही दिन सबसे ज्यादा वोट देश के चांसलर यानी बड़े सरकारी अफसर के खिलाफ आने लगे। ट्वीट्स की खबर सुनते ही चांसलर खौफ से कांपने लगा और उसने पूरे देश का इंटरनेट बंद करने का आदेश दे दिया। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। इसी बीच कैरेन ग्रैन्युलर कंपनी के पुराने कर्मचारियों से पूछताछ कर रही थी। तभी उसकी मुलाकात एक महिला से होती है। वो महिला बताती है कि कुछ साल पहले सोशल मीडिया पर भारी ट्रोलिंग की वजह से उसने आत्महत्या करने की कोशिश की थी, लेकिन तब ग्रैन्युलर में काम करने वाले गैरेट नाम के एक जीनियस एम्प्लॉय ने उसकी जान बचाई थी। गैरेट का नाम सुनते ही कैरेन के दिमाग में घंटी बजती है कि गैरेट एक बेहद शातिर और सनकी कोडर था जो मक्खियों के सिस्टम को अच्छी तरह समझता था। कोल्सन तुरंत गैरेट का बैकग्राउंड खंगालते हैं। वक्त गैरेट का लिखा हुआ एक मैनिफेस्टो मिलता है जिसका नाम था द टीथ ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस। इस मैनिफेस्टो में गैरेट ने लिखा था कि आज की दुनिया में लोग इंटरनेट पर गुमनाम होकर किसी को भी कुछ भी बोल देते हैं, किसी की भी जिंदगी बर्बाद कर देते हैं और सोचते हैं कि उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन गैरेट ऐसे लोगों को सबक सिखाना चाहता था। कोल्सन अपनी डिजिटल फोरेंसिक स्किल्स का इस्तेमाल करके गैरेट की एक हालिया फोटो के आधार पर उसकी लोकेशन ट्रैक करने के साथ कोल्सन और भारी पुलिस फोर्स तुरंत गैरेट के ठिकाने पर रेड मारती है।
लेकिन जब वे वहां पहुंचते हैं तो वहां सन्नाटा था। गैरेट पहले ही भाग चुका था और उसने अपना सारा सामान जला दिया था। लेकिन राख के ढेर में पुलिस को एक आधा जला हुई हार्ड ड्राइव मिलती है। कोल्सन फौरन उस हार्ड ड्राइव को अपने सिस्टम से कनेक्ट करते ही उसका डेटा अनलॉक कर लेती है। लेकिन जैसे ही स्क्रीन पर फाइल खुलती है, कैरन और कोल्सन के होश उड़ जाते हैं। उस हार्ड ड्राइव में उन 3 मरे हुए लोगों की कोई जानकारी नहीं, बल्कि उस ड्राइव में पूरे 3,87,000 लोगों के फोन नंबर, नाम और उनके चेहरे का डेटा जमा होता है। कैरन के दिमाग में पूरा खेल एक झटके में साफ हो जाता है। उसने चीखते हुए कहा, ये एक जाल है जो पावर्स, टस्क और क्लारा वो सिर्फ चारे, लेकिन कातिल का असली निशाना वे 3 लोग थे ही नहीं। उसका असली निशाना तो वे 3,87,000 लोग हैं जिन्होंने सोशल मीडिया पर #death2 हैशटैग का इस्तेमाल करके दूसरों के लिए मौत मांगी थी। गैरेट चाहता था कि पुलिस उस तक पहुंचे, वो हार्ड ड्राइव ढूंढे और डर कर मक्खियों को डीएक्टिवेट करने का मास्टर कोड चलाए। वो यही चाहता है कि हम इसे डीएक्टिवेट करें। लेकिन सरकारी अफसर शॉलिनी कैरन की बात को अनसुना करके हड़बड़ी में मक्खियों का इमरजेंसी डीएक्टिवेशन बटन दबा देता है, जिससे आसमान में उड़ती मक्खियां जमीन पर गिरते देख शॉलिनी खुश हो जाती है। तभी अचानक सभी कंप्यूटर स्क्रीन लाल होनी शुरू हो जाती है और सारे सिस्टम पर कातिल गैरेट का कंट्रोल आते ही पूरे देश की लाखों रोबोटिक मक्खियां एक साथ जिंदा हो उठती हैं। और इस बार उनकी आंखों में एक नया टारगेट सेट हो चुका था। वे मक्खियां उन सभी 3,87,000 लोगों के घरों, दफ्तरों और सड़कों की तरफ बढ़ने लगती हैं। मक्खियों का एक विशाल झुंड उस टीचर के घर में घुसने लगता जिसने जो पावर्स को केक भेजा था, और एक खौफनाक झुंड खुद कैरन के उसी पुलिस हेडक्वार्टर की तरफ उड़ने लगता है, क्योंकि उनकी ही टीम के एक अफसर शेल्टन ने भी मजाक में death2 हैशटैग का इस्तेमाल किया था। और कुछ ही पलों में पूरा देश एक जिंदा कब्रिस्तान में तब्दील हो चुका था। महज कुछ ही घंटों के भीतर पूरे देश में 3,87,000 बेगुनाह लोगों की लाशें बिछ गईं। और इसी बीच इस पूरे खौफनाक खेल का मकसद पूरा होते ही गैरेट अपनी पहचान मिटाने की तैयारी शुरू करता है, ताकि कोई उसका चेहरा ना पहचान सके। इसके बाद गैरेट उन तमाम डिवाइसेस, लैपटॉप, फोन और हार्ड ड्राइव्स को एक भारी बैग में डालता कर समंदर की गहरी लहरों में फेंक देता है। कहानी अब वापस उसी कोर्टरूम में लौटती है जहां कैरन जजों के सामने खामोश बैठी है। जज कैरन की पूरी बात सुनने के बाद पूछते हैं, इस सब के बाद आपकी पार्टनर मिस ब्लू कोल्सन का क्या हुआ? कैरन एक लंबी सांस लेते हुए बताती है कि उस भयानक हादसे के बाद कोल्सन खुद को इस पूरे नरसंहार का जिम्मेदार मानने लगी। उसे लगता था कि अगर उसने उस हार्ड ड्राइव का लॉक ना खोला होता तो शॉलिनी वो इमरजेंसी बटन नहीं दबाता और शायद 3 लाख से ज्यादा लोग जिंदा होते। 4 महीने बाद समंदर के किनारे कोल्सन के कुछ निजी सामान और एक सुसाइड नोट बरामद हुआ, जिससे ये साबित हुआ कि अपराध के बोझ तले दबकर कोल्सन ने अपनी जान दे दी। जज कैरन को इस ऐतिहासिक गवाही के लिए धन्यवाद देते हुए कार्यवाही खत्म हो जाती है। लेकिन क्या कहानी यहीं खत्म हो गई? क्या वो खौफनाक कातिल गैरेट कभी पकड़ा नहीं गया? अब कहानी बदलती है और हम एक दूर दराज के शांत रेस्टोरेंट का नजारा देखते हैं। वहां एक कोने में बैठा आदमी टीवी पर कैरन की वही कोर्ट की सुनवाई देखते हुए एक हल्की मकरानी मुस्कान देता है। वो आदमी कोई और नहीं बल्कि नया रूप बदले हुए गैरेट था, जो ये सोचकर बेफिक्र था कि दुनिया उसे भूल चुकी है और कानून की नजर में वो एक गुमनाम साया बन चुका है। गैरेट अपनी कॉफी पूरी करके रेस्टोरेंट से बाहर जाने लगता है, लेकिन तभी कमरे में बैठी एक लड़की धीरे से अपना सिर उठाती है। वो लड़की कोई और नहीं बल्कि जिंदा ब्लू कोल्सन थी। दरअसल उसने खुद अपनी मौत का झूठा नाटक रचा था ताकि वो कानून और पुलिस की बंदिशों से बाहर निकलकर गैरेट का खात्मा कर सके। भीड़ भाड़ वाली सड़क पर गैरेट का पीछा करते हुए कोल्सन कैरन को सिर्फ 3 शब्दों का एक छोटा सा मैसेज टाइप करती है, आई गॉट हिम, और बिना एक पल भी गंवाए उस मैसेज को हमेशा हमेशा के लिए डिलीट कर देती है, ताकि ये खबर सरकार या पुलिस के किसी भी अफसर तक ना पहुंच सके। अगर आपको ये कहानी और हमारा एक्सप्लेन करने का अंदाज पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही जबरदस्त सिनेमाई एक्सप्लेनेशंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।